मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले, या अल्लाह बच्चों को बेघर होने से बचा ले, या ठंडा करके घर को बनाया है मौला, अब इस घर को टूटा हुआ कैसे देखेंगे। ये अभी जो वीडियो देखी इसमें आपने देखा किस तरह से मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों के बेघर होता हुआ देखते हुए परेशान हैं, अल्लाह के सामने रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर अपनी बात रखने के बाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में अपनी रुदात सुनाने के बाद जब कहीं इंसाफ नहीं मिला और इस कड़ाके की ठंड में उनके बच्चों के सरों से छत छीनने की जो कोशिश की जा रही है, न सिर्फ कोशिश की जा रही है बल्कि अब तो ये कहा जा सकता है कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बाकायदा निशानदेही की जा रही है, डिमार्केशन किया जा रहा है। और उसके बाद एक स्कूल भी इस इलाके में आता है, उस स्कूल में एक एग्ज़ाम है भर्ती का 7 तारीख को, तो उस एग्ज़ाम के होने का इंतज़ार किया जा रहा है। और उसके बाद 4000 मुस्लिम परिवारों के घरों को गिरा दिया जाएगा। 4 दिन से ये तमाम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब बिल्कुल शाहीन बाग के तर्ज पर सड़कों पर निकल आए हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात अपोजिशन तक, उस कांग्रेस तक जो एक दलित के किसी भी मामले पर प्रियंका गांधी उसके घर पहुंच जाती हैं, पूरी नौटंकी होती है। लेकिन यहां 4000 परिवारों का सवाल है। 4000 परिवार में अगर आप 4 शख्स भी माने तो 16000 लोग होते हैं जो इस पूरे कार्रवाई के बाद इफेक्टेड होंगे। इस कार्रवाई के बाद उनके सर से छत खत्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि यह कॉलोनी अचानक बनकर सामने आई है। जिस तरह से रेलवे ने 29 एकड़ जमीन के बारे में यह कहा था कि यह जमीन हमें तुरंत चाहिए ताकि हम यहां पर रेलवे का विस्तार कर पाएं, उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऑर्डर किया गया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर अब 2 तारीख को सुनवाई होने वाली है। लेकिन जो ऑर्डर दिया गया है, इलाके के लोगों का यह कहना है कि जो ऑर्डर दिया गया है वो दिया गया है सिर्फ 29 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराने का। लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है वो 73 एकड़ जमीन पर कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के जरिए। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट का बहाना करके किस तरह से, क्योंकि 99% जो इफेक्टेड लोग हैं इस इलाके में वो मुसलमान हैं। हल्द्वानी नैनीताल के बिल्कुल करीब है, पहाड़ी इलाका है, सर्दियों का मौसम है। अभी हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही 6-7 टेम्परेचर इस टाइम है, तो वहाँ किस तरह के हालात होंगे इसका अंदाज़ा आप बासाने लगा सकते हैं। ख़ासतौर से वो लोग जो सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, जो हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग इस मौसम में जब बेघर होंगे तो किस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हो सकते हैं। मैं आपको एक शख्स की छोटी सी बाइट में सुनवाना चाहूँगा जो इस चीज़ के बारे में ख़ास तौर से कह रहे हैं कि ऑर्डर दिया गया है 29 एकड़ का, लेकिन कार्रवाई 73 एकड़ पर की जा रही है। जो डिमार्केशन किया जा रहा है, जो निशानदेही की जा रही है कि कहां से कहां तक तोड़ा जाएगा, तो उसमें 73 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। बाहर निकलना शुरू, इतनी ठंड में भी, इतनी ठंड में महिलाएं बच्चे सब निकल गई। आज सूर्य दर्शन नहीं हुए हैं इस इलाके। हाँ, आप देखेंगे ठंड भी यहाँ पर काफी है और यहाँ पर धीरे धीरे कोहरा भी हो रहा है और जगह जगह पर ये आप देख रहे हैं धुआं भी है। यानी कि लोग जो है आज अलाव लगा कर ये धरने पर बैठे हैं। जगह जगह घरों के आगे अलाव लगा हुआ है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो यहाँ पर इस तरह की नहीं है। अभी पुलिस की गाड़ी यहाँ से निकली है। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई स्थिति कुछ खराब होती हुई दिखती तो वो यहाँ लोगों से उनको डायरेक्शन देते। अच्छा, अभी आपकी मांग क्या है? मैं यहाँ पर इलाके के लोगों की मांग क्या है जो आपके शब्दों से मैं जानना चाहूँगा। लोग जो मैंने बताया कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रेलवे द्वारा 29 एकड़ जमीन अपनी अतिक्रमित बताई गई थी और पता ये चल रहा है कि 78 एकड़ में से अब अतिक्रमण हटाया जाएगा। मतलब 78 एकड़ के जो लोग हैं वो उनको अतिक्रमणकारी घोषित हो गए हैं। तो लोग नाराज हैं और परेशान हैं कि
29 एकड़ तो वहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास जो लगी हुई वहाँ आबादी है, 29 एकड़ तो वहाँ पर है जमीन। इंदिरा नगर 29 एकड़ में कैसे हो गया? वो 78 एकड़ जो कहकर जो नोटिस दिए गए और तमाम जो उनको अभी नक्शा दिखाकर सुप्रीम कोर्ट ने पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई करके बेदखली करने के लिए कहा था। हाँ 29 एकड़ में। ओके, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने 29 एकड़ में कहा था कि 78 एकड़ कहाँ से आ गया? कोर्ट का ऑर्डर अभी भी यहाँ मेरे पास भी है, बहुत सारे लोगों के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट का 2017 ठीक है, पीडीएफ फाइल में होगा। हाँ जी। तो जब रेलवे ने उस पर सुनवाई करते हुए और पीपी एक्ट के तहत एविक्शन का ऑर्डर जारी किए तो वो 78 एकड़ में कर दिए, जबकि वो 29 एकड़ में ही होने चाहिए। अच्छा, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्या है, क्या लोगों को जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? देखिए, खबर ये मिल रही है कि कई सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। ओके। और संभवतः 2 तारीख तक सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, 2 तारीख कितनी पिटीशन जाएंगी इसके बारे में अभी अंदाजा नहीं है। इस बार पहले से भी ज्यादा शायद सुप्रीम कोर्ट में लोग दरवाजा खटखटाने वाले हैं। बड़े वकील वहां पर बड़े चेहरों के साथ खड़े हो रहे हैं, जो यहाँ के सारे मौकिफ और यहाँ के जो सारे सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। एक बात इस पूरे प्रकरण में एक बात कॉमन है, कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को खराब करने की मंशा नहीं रखता है। कोई पत्थर, कोई नारेबाजी, कुछ चलाने की मंशा नहीं रखता है। आप यहाँ इतनी देर से खड़े हैं, आपको एक भी नारा नहीं सुनाई दिया होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ी शांतिप्रिय और गांधीवादी तरीके से। बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि हम रेलवे अच्छा चाहते क्या है, ये मुझे बता दीजिए। वो ये बताना चाहते हैं कि हम रेलवे की जमीन पर काबिज नहीं है। रेलवे ने जो अपना हलफनामा पहले दिया था, रेलवे उस पर रहे। तो सुना आपने, रात भर लोग परेशान हैं। 2 दिन पहले कैंडल मार्च भी रात में निकाला गया, महिलाओं के जरिए सड़कों पर बैठ गई हैं। बिल्कुल उसी तरह का मौसम है जैसा शाहीन बाग की जब शुरुआत हुई थी, प्रोटेस्ट शुरू हुआ था सीएए का, एनआरसी का, महिलाएं सड़कों पर आई थीं। और इस कड़ाके की सर्दी में 31 दिसंबर है आज, दिसंबर और जनवरी में 15-20 जनवरी तक सबसे शदीद सर्दी हुआ करती है उत्तर एरिए में। और बात की जाए पहाड़ी एरिए की तो वहाँ का तो माइनस में कई बार टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे में जब 7 तारीख के बाद ये पूरी योजना बना ली गई है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी अगर हालात ख़राब होते हैं तो इससे भी गुरेज नहीं किया जाएगा कि किसी के ऊपर गोली चलाई जाए। हालात काफ़ी कशीदा हैं। हालांकि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अफेक्टेड फैमिली हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम कानून को हाथ में किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे, कानून को हम हाथ में नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। उम्मीद की जा रही है कि मंडे को जब कोर्ट खुलेगा तो इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ राहत उनको मिले। लेकिन इसके साथ ही सवाल एक बड़ा ये भी है कि जब आप इस इलाके में जाएंगे, उसको अगर आप शूट करेंगे, वीडियो बनाते हैं, जो शॉट सामने हैं, उससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतने आलीशान मकान बाकायदा कॉलोनी की शक्ल में प्लॉटिंग की गई, लोगों को बेचा गया, बड़े बड़े मकानात यहाँ पर बनाए गए, शानदार पक्के मकान बनाए गए हैं, इबादतगाहें बनाई गई हैं, मसाजिद बनाई गई हैं, स्कूल्स बनाए गए हैं। तो जब ये रेलवे की ज़मीन पर कब्जा हो रहा था तो उस वक्त प्रशासन कहाँ था? उस वक्त क्यों नहीं रोका गया ताकि जो कॉलोनी काटने वाले थे, जिन्होंने इन इफेक्टेड परिवारों को बेची है ज़मीन, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई से यहाँ पर प्लॉट खरीदा और उसके बाद अपना आशियाना धीरे धीरे करके बनाया, क्योंकि मकान एक बार में कई बार जो पैसे वाले हैं वही बना पाते हैं, लेकिन यहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के परिवार हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी वक्त में जा कर के लोगों ने अपने आशियाने बनाए होंगे। काफ़ी पुरानी कॉलोनी है। तो जब इस तरह की कॉलोनियाँ कटती हैं, जब इस तरह के कॉलोनाइजर जो हैं जब बेचते हैं, तो उस वक्त प्रशासन क्यों नहीं जागता? क्यों उस पर कब्जा होकर के बाकायदा प्लॉटिंग करके, रास्ते बना करके, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर सप्लाई की जा रही है, पानी की सप्लाई है, सारी सुविधाएं सरकारों के ज़रिए दी गई, जो भी पहले इससे सरकारें थीं या जो अब हालिया सरकारें हैं, क्योंकि बीजेपी की भी सरकार काफ़ी वक्त से है, उससे पहले कांग्रेस भी रही है, कई बार भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही है। तो सारे जो वहाँ के नेता हैं उनके ज़रिए यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क किया गया, म्यूनिसिपैलिटी के ज़रिए सारा डेवलपमेंट काम किया गया। तो उस पर
कोई अंकुश क्यों नहीं लगाया गया? शुरू में ही इसको क्यों नहीं रोका गया? अब जब लोगों के अपने मकान बना लिए हैं, 4-4, 5-5 मंजिला मकान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आलीशान इमारतें हैं, तो अब सबके छतों को, सबके घरों को तोड़ने का ऑर्डर हाईकोर्ट के ज़रिए दिया जाता है और किसी को कोई राहत नहीं दी जाती रेलवे विस्तार के नाम पर। अब सवाल यही खड़ा होता है कि अगर रेलवे की ज़मीन है तो रेलवे ने शुरू में ही एक्शन क्यों नहीं लिया? शुरू में ही उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई जो यहाँ पर कॉलोनी काट रहे थे? क्यों इस कॉलोनी को यहाँ पर बसने दिया गया? ये कई ऐसे सवाल हैं जो न सिर्फ यहाँ हल्द्वानी में बल्कि अक्सर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि ख़ासतौर से जो डेवलपिंग एरियाज़ हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद या इधर आप चले जाइए NCR में, तो हरियाणा के जो इलाके हैं, चाहे वो फरीदाबाद की बात करें या गुड़गांव की बात करें, इन तमाम इलाकों में ये देखने में आता है कि सरकार ने ज़मीन एक्वायर कर ली है, अथॉरिटी ने ज़मीन एक्वायर कर ली है, लेकिन कुछ कॉलोनाइज़र आते हैं जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसमें प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं, बेचते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद जो ख़रीदता है वो उसका खामियाजा भुगतता है। हालांकि उनके ख़िलाफ़ बाद में कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है, लेकिन माली नुकसान ज़रूर उन लोगों का हो जाता है जिन्होंने वहाँ पर कॉलोनी ख़रीदी है, क्योंकि वो सारे पेपर्स दिखाते हैं, बाकायदा उसकी रजिस्ट्री होती है। सवाल यही खड़ा होता है कि ऐसी ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हुई? किस तरह से रजिस्ट्रार ने उसको बसने दिया? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इन सारी चीज़ों को लेकर पूरी व्यवस्था के ऊपर, पूरा जो तंत्र है उसके ऊपर ये सवाल खड़े होते हैं और इसी वजह से इस तरह की कॉलोनियाँ बसती हैं। जिस तरह से इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर एक तरफा चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर कोई इस तरह की वीडियो ट्वीट कर रहा और ये कह रहा है कि 4000 मुसलमानों के ऊपर ये सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की चाल है और वो सबको जो है वो यहाँ से हटाना चाहती है, उसके बाद कुछ राइट विंग के लोग ये कह रहे हैं कि पहले रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा करो और जब सरकार तोड़ने आए तो उसको फिर आप ये कहो कि ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म है। ये इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल की जा रही हैं, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इसको बसने क्यों दिया गया? तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा इशू है। इस इशू को हम लगातार आप तक पहुँचाएँगे। हल्द्वानी से भी इस पूरे मामले पर अपडेट लेकर के हमारे रिपोर्टर आएंगे और इस पूरे मामले को बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के इसकी आएंगे और बताएंगे किस तरह से ये पूरा चल रहा है, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल होंगे आगे के 4-5 दिन। जब यहाँ पर डेमोलिशन शुरू होगा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, और क्योंकि 4000 परिवारों का मामला है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।